Namaskar students, now we are starting very important topic from inorganic chemistry, that is एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करें वो अपन डिस्कस करेंगे इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड इन डिटेल। तो एलिंगम डायग्राम जो है बेसिकली ये कर्व है डेल्टा जी और टी के बीच में ड्रॉ किए गए, यानी गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ किए गए ग्राफ है जो एलिंगम ने ड्रॉ किए थे। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, यानी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं और उनके ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, उन रिएक्शंस के लिए खींचे गए ग्राफ है। तो उन ग्राफ्स को अपन एलिंगम डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं आता, जबकि कुछ ट्रिक्स या कंसेप्ट है जिनको इन ग्राफ्स पर अप्लाई करके अपने को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है मेनली 3 टाइप से पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो है मेटलर्जी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको डायग्राम्स को या ग्राफ को देखकर ये बताना होता है कि गिवन रिडक्टेंट जो है वो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा, और रिडक्शन करेगा तो किस टेम्परेचर पर करेगा। सेकंड टाइप जो है एलिंगम डायग्राम से, एलिंगम कर्व से अपन देखकर ये बता सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जब कोई मेटल उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से किसी अदर स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, वो भी अपन एलिंगम डायग्राम से बता सकते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज जो है उसका साइन कैसा होगा वो भी अपन एलिंगम डायग्राम से बता सकते हैं। सबसे पहले अपन एलिंगम कर्व का, एलिंगम डायग्राम का मेटलर्जी पर एप्लीकेशन देखेंगे कि एलिंगम डायग्राम को अपन मेटलर्जी में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो सपोज ये अपने पास एक ग्राफ है गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ये अपन ने 2 मेटल्स के लिए लिया है, ए और बी के लिए। ये ग्राफ है जिसमें ए मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रही है इसका ऑक्साइड AO। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी और टी के बीच का ये कर्व है, ये इसका एलिंगम कर्व है। एक बी मेटल ले लेते हैं अपन। तो सपोज बी मेटल जो है ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रही है इसका ऑक्साइड BO। तो इस रिएक्शन का एलिंगम कर्व ये है, यही इनका एलिंगम डायग्राम है। सपोज ये दोनों कर्व अपने पास एक टेम्परेचर पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर 2000 केल्विन है। तो अब अपन इन कर्व को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक बिलो 2000 केल्विन एंड एक अबोव 2000 केल्विन। तो बिलो 2000 केल्विन में क्या हो रहा है कि बी का जो ग्राफ है वो ए के ग्राफ से लो आ रहा है, यानी इस कंडीशन में बी जो है वो AO को रिड्यूस कर सकता है। बी कैन रिड्यूस AO बिलो 2000 केल्विन। तो सीधी सी ट्रिक है अपने पास। देखो अपने पास इनमें क्या है, एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं रिएक्शंस के लिए सारे अपने पास ग्राफ होंगे, ठीक है, चाहे रिडक्टेंट हो चाहे मेटल ऑक्साइड हो। अब इसमें अपने को ये कंक्लूड करना होता है ग्राफ देखकर कि कौन सा मेटल ऑक्साइड जो है वो किस रिडक्टेंट से रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें फेवरेबल कंडीशन ये है कि रिडक्टेंट का ग्राफ नीचे आना चाहिए और जिस मेटल ऑक्साइड को अपन रिड्यूस कर रहे हैं उसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए, तब तो वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि जिस एलिमेंट का ग्राफ नीचे आता है वो ऊपर आने वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक अपने पास, एलिमेंट विथ लोअर ग्राफ कैन रिड्यूस द ऑक्साइड विद हायर ग्राफ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लोअर ग्राफ है उसका अपन एलिमेंट लेंगे और जो हायर ग्राफ है उसका ऑक्साइड लेंगे, उसका एलिमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इसके ऑक्साइड का रिडक्शन करना है अपने को। रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिमूवल, तो वो तो अपन ऑक्साइड में से कर सकते हैं। तो एक हायर ग्राफ जहाँ पर आ रहा है उसका अपन ऑक्साइड लेंगे और जो लोअर ग्राफ है उसका एलिमेंट लेंगे। तो लोअर ग्राफ का एलिमेंट हायर ग्राफ के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि बिलो 2000 केल्विन यदि यहाँ पर अपन रिएक्शन कराते हैं तो बी जो है बिलो 2000 बी जो है वो AO से रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा BO और A, यानी AO से ऑक्सीजन हटा लेगा, यानी AO को A के अंदर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये अपन इससे कंक्लूजन दे सकते हैं। अब दूसरी अपने पास कैटेगरी है अबोव 2000 केल्विन। अबोव 2000 केल्विन, तो अबोव 2000 केल्विन में क्या हो रहा है, देखो A का जो ग्राफ है ये नीचे आ गया, A + ½ O2 विल मेक AO, ये ग्राफ नीचे आ गया, और B की जो लाइन है ग्राफ की वो ऊपर चली गई।
यानी अब जो है अबाउट 2000 केल्विन ए बी ओ को रिड्यूस कर सकता है। अब बी ए ओ को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि बी की जो लाइन है वो ऊपर चली गई। अब इस कंडीशन में अपन लिखेंगे ए कैन रिड्यूस बी ओ, ठीक है। यानी इसके बाद में हायर अबाउट 2000 केल्विन ये रिएक्शन नहीं होगी। अब रिएक्शन ये होगी यदि ए की रिएक्शन अपन बी ओ से कराते हैं, अगेन वही है कि अपर जिसका ग्राफ आ रहा है उसका अपन ऑक्साइड लेंगे, उसका एलिमेंट नहीं लेंगे, और जिसका लोअर ग्राफ आ रहा है उसका अपन एलिमेंट लेंगे। तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है। जो लोअर एलिमेंट है, लोअर ग्राफ का एलिमेंट, वो अपर ग्राफ के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा के खुद में जोड़ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को अपन जो अपने पास रियल मेटल है लाइक जिंक है, आयरन है, कॉपर है, और रियल अपने पास जो रिडक्टेंट है जो अपन जनरली यूज़ करते हैं, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उन चीज़ों पर अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन कॉपर की बात करते हैं। तो देखो ये अपने 3 ग्राफ बनाए हैं जिसमें कॉपर इसका ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन जो है वो इनके ऑक्साइड बना रहा है। एक में C+O2 CO2 बन रही है, एक में C+O2 CO बन रही है। तो इनके लिए अपने पास डेल्टा जी और टी के बीच में इनके जो ग्राफ है ये इनके एलिंगम डायग्राम है। इसमें और भी ग्राफ है जिनको अपन बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी अपन केवल कॉपर पर फोकस कर रहे हैं। CO2 का रिडक्शन अपने को करना है कार्बन से, तो अपन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। देखो CO2 का जो ग्राफ है ये ऊपर आ रहा है C से CO2 का, और कार्बन का जो ग्राफ है वो इनसे नीचे आ रहा है। लगभग हर टेम्परेचर पे इस ग्राफ से ये नीचे है। तो इसका मतलब जो कार्बन है वो इजीली CO2 को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अपना जो कंसेप्ट था यही था कि जिस रिडक्टेंट का को अपन यूज़ कर रहे हैं उसका ग्राफ जो है वो नीचे आना चाहिए, और जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है उसका ग्राफ ऊपर आना चाहिए। तो ये कंडीशन इसके अंदर है। तो अपन CO2 को यदि कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये CO2 से ऑक्सीजन हटा लेगा कार्बन, और ये बना लेगा CO या CO2, और यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा। ये रिएक्शन इजीली हो सकती है। अब ये कंक्लूजन अपन एलिंगम कर्व से दिया है, क्योंकि CO2 का ग्राफ ऊपर है, कार्बन का ग्राफ नीचे है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि ये ग्राफ नीचे आता अभी, तो फिर उसका अपन कार्बन, यदि CO2 वाली लाइन सपोज यहाँ पे आती तो उसका अपन कार्बन से रिडक्शन नहीं कर सकते थे। फिर अपन वेट करते टेम्परेचर तक जब तक कि ये CO2 वाली लाइन कार्बन से ऊपर नहीं चली जाती। लेकिन ये अपने आप ही ऊपर है ओरिजिनली ही, तो लो टेम्परेचर पे भी ऊपर है। इसका मतलब ये रिडक्शन जो है CO2 का C से वो इजीली हो सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे आयरन की। तो आयरन का यदि अपन कर्व देखते हैं तो देखो ये आयरन का कर्व है बिटवीन आयरन, जिसमें आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो उसका डेल्टा जी और टी का जो कर्व है यानी एलिंगम डायग्राम ये है। अब स्टार्टिंग लोअर टेम्परेचर की अपन बात करते हैं तो FeO का जो लाइन है, Fe से FeO वाली लाइन, ये C से CO और C से CO2 वाली लाइन से नीचे है। यानी कि इस रेंज के अंदर जब तक ये नीचे है, इस टेम्परेचर तक ये लाइन नीचे है, तो इस टेम्परेचर की रेंज में C से अपन FeO का रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जो कंडीशन थी वो ये थी कि रिडक्टेंट का ग्राफ ऑक्साइड के ग्राफ से नीचे होना चाहिए जिस ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। तो अब ये इंटरसेक्ट कर रही है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो बिलो 400 डिग्री सेल्सियस जो है वो FeO जो है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ तो उल्टा और होगा, जो Fe है वो ऊपर वाले जो ऑक्साइड है CO और CO2 इनको और रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, तो यहाँ तो ऑपोजिट रिएक्शन और हो जाएगी। यदि अपन FeO का रिडक्शन कराना चाहते हैं कार्बन से, तो Fe वाली जो लाइन है उसको कार्बन की लाइन से ऊपर ले जाना होगा, और ये हो रहा है 400 डिग्री सेल्सियस के बाद में। तो अब ये लाइन ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि 400 डिग्री सेल्सियस के बाद में FeO जो है वो कार्बन से इजीली रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो कार्बन CO2 बना रहा हो चाहे कार्बन CO बना रहा हो। तो यहाँ पे यदि अपन रिएक्शन देखते हैं FeO और C की, तो FeO प्लस C इनको हीट करना होगा, तब जाके ये Fe में रिड्यूस होगा और C बना लेगा CO या CO2, ठीक है। दोनों में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें अपने को टेम्परेचर देना होगा 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये रिडक्शन स्टार्ट होता है। अप्रिशिएबल अमाउंट में ये अपने को मिलता है अबाउट 750 डिग्री सेल्सियस। तो 750 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको हीट करेंगे, तब जाके अपने को अप्रिशिएबल अमाउंट में यहाँ से FeO से Fe ऑब्टेन होगा। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं अब जिंक। अपन जिंक के लिए देखते हैं तो देखो Zn से ZnO वाली जो लाइन है वो भी लगभग Fe से FeO वाली लाइन के पैटर्न में ही आ रही है। लो टेम्परेचर पर ये जो लाइन है वो C से CO या C से CO2 वाली लाइन से नीचे है, यानी कि इस टेम्परेचर से पहले अपन कार्बन से ZnO का रिडक्शन नहीं कर सकते। इसके पहले तो जिंक जो है वो CO और CO2 को रिड्यूस कर देगा। तो अब ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है ये दोनों के लिए अलग अलग है।
एक टेम्परेचर जैसे C से CO वाली जो ग्राफ है वो इंटरसेक्शन हो रहा है अपने पास अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये है कि अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस के बाद में जिंक से ZNO वाली जो लाइन है वो C से CO वाली लाइन के ऊपर चली जाएगी, यानी कि इसके बाद में ही कार्बन ZNO को रिड्यूस करेगा और खुद बना लेगा CO, ठीक है। तो ZNO को यदि अपन हीट करते हैं C के साथ में, इसको हीट करने पर यहाँ बन जाएगा Zn प्लस CO। अब ये जो है वो अबाउट अपने पास 850 और 900 डिग्री सेल्सियस पे ये रिडक्शन स्टार्ट होता है और अप्रिशिएबल अमाउंट में ये अपने को ऑब्टेन होता है अबाउट 1350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसको अपन हीट करेंगे अबाउट 1350 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये जो है कार्बन CO बना लेगा और ZNO को जिंक में कन्वर्ट कर देगा अप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर। अब इसके अपन सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं जिसमें CCO2 बना रहा है, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा सा आगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसका मतलब ये है कि जब C से अब सपोज यहाँ CO2 बनाना हो तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर अपने को देना होगा, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इस लाइन से ऊपर अपने पास Zn से ZNO लाइन ऑब्टेन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 200 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी अपने को 200 का डिफरेंस रखना होगा और ये 1550 डिग्री सेल्सियस पर अपने को अप्रिशिएबल अमाउंट में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास बात थी जिंक की। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ये अब अपने पास ग्राफ है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के। तो ये दोनों जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस। तो 1400 डिग्री सेल्सियस के पहले Mg की जो लाइन है वो नीचे है और Al2O3 की जो लाइन है वो ऊपर है, यानी इस टेम्परेचर से पहले Mg जो है वो Al2O3 को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अपने कंडीशन ली थी वो भी ऐसे ली थी, ये A था, ये B था, ये अपने पास A था। तो उसी तरह से अपन देख सकते हैं कि जो Mg नीचे आ रहा है यहाँ पर 1400 से पहले और Al2O3 वाली लाइन ऊपर आ रही है, यानी 1400 से पहले 1400 डिग्री सेल्सियस से पहले Mg Al2O3 को इजीली रिड्यूस कर देगा। 1400 के बाद में क्या हो रहा है, Al से Al2O3 वाली जो लाइन है वो नीचे आ गई अब और Mg से MgO वाली लाइन ऊपर चली गई, यानी अब 1400 से अबोव टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें AlMgO को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्योंकि अपनी कंडीशन यही थी, लोअर जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, तो यहाँ से अपन इसके बारे में बता सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी, इसके बारे में और भी कुछ कंक्लूड करना हो, जैसे सपोज एल्यूमिनियम का रिडक्शन यदि कार्बन से करना हो तो उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये स्टार्ट इज़ अबाउट 1700 डिग्री सेल्सियस पे तो ये स्टार्ट ही होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज कार्बन से अपन रिड्यूस करना चाहते हैं MgO को, ठीक है, Al2O3 को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए Al से Al2O3 की जो लाइन है उसको कार्बन की लाइन से ऊपर ले जाना होगा और वो इस इंटरसेक्शन के बाद में हो रहा है। ये इंटरसेक्शन ही अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन Al2O3 का रिडक्शन कार्बन से नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो बेनिफिशियल अपने पास डिसीजन होते हैं वो एलिंगम कर्व को देखकर अपने को लेने होते हैं, ठीक है। और भी अपन मेटल की बात करते हैं तो देखो नीचे वाली जो अपने पास एलिमेंट है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को सभी को रिड्यूस करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं देखो Mg सबसे नीचे है, तो Mg इजीली ZNO को भी रिड्यूस कर सकता है, Mg जो है FeO को रिड्यूस कर सकता है, Mg CO2 को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। 1400 के बाद में तो ये 1400 से पहले ये Al2O3 को भी रिड्यूस कर सकता है। एल्यूमिनियम की अपन बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी ZNO को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम ZNO को FeO को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम CO2 को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब अपन कॉपर की बात करते हैं, सपोज कॉपर सबसे ऊपर आ रहा है तो कॉपर जो है इनमें से किसी ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर है और जिससे अपन रिड्यूस करवा रहे हैं उसका ग्राफ नीचे होना चाहिए, ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो कॉपर जो है इससे सभी ऑक्साइड नीचे है, तो कॉपर इनमें से किसी ऑक्साइड का FeO ZNO MgO Al2O3 इनमें से किसी का रिडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अपन सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली अपन ने देखा था कि एलिंगम कर्व का, एलिंगम डायग्राम का अपन यूज़ लेते हैं ये पता करने के लिए कि जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हीट करते हैं अपन। हीट करते टाइम क्या होता है कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो हीट करते करते फिर वो मेल्ट हो जाते हैं।
तो वो मेटल ऑक्साइड किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहे हैं, यानी किस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर जा रहे हैं, वो भी अपन एलिंगम कर्व से देख सकते हैं। उसका अपने को पता लगता है, इस स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट चेंज का अपने को पता लगता है शार्प स्लोप से, ठीक है। जैसे अपन देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड इस स्लोप में ऊपर जा रहा है। अब यहाँ आते ही इसकी जो ऊपर जाने की जो स्लोप है वो ज़्यादा हो गई, शार्प हो गई। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये शार्प हुई है, यह अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, तो अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पे ZnO मेल्ट हो जाएगा। यानी ZnO इससे पहले सॉलिड था, इसके बाद में मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपन शार्प स्लोप देखकर पता कर सकते हैं। ऐसे अपन MgO के बारे में पता कर सकते हैं। MgO की जो लाइन है इसमें अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो है स्लोप जो है शार्प हो गया। इसका मतलब MgO इससे पहले सॉलिड है और 1200 डिग्री सेल्सियस पे जाते ही मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब अपन देख सकते हैं जैसे FeO वाली जो लाइन है इसमें कोई शार्प स्लोप नहीं आ रहा, ये बिल्कुल उसी स्लोप से आगे की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस रेंज में तो 200 डिग्री सेल्सियस तक तो ये मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट तो सभी ऑक्साइड होते हैं, लेकिन वो किस टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होते हैं, उसी टेम्परेचर पर इनकी जो स्लोप है वो ज़्यादा शार्प हो जाती है पहले से। अब इसके बाद में लास्ट अपन यूज़ देखते हैं इसका डेल्टा एस का साइन। तो देखो अपन ये 3 कर्व लिए हैं डेल्टा जी और टी के बीच में, एक में जिसमें C जो है वो O2 से रिएक्ट होकर CO2 बना रहा है, एक में C हाफ O2 से रिएक्ट होकर CO बना रहा है, एक में CO हाफ O2 से रिएक्ट होकर CO2 बना रहा है। तीनों की स्लोप अलग अलग है, एक स्ट्रेट है 0 स्लोप के साथ, एक नेगेटिव स्लोप है, एक पॉजिटिव स्लोप है। अब इनसे इनके डेल्टा एस के साइन पता करने हैं कि इनके एंट्रोपी चेंज जो हो रहा है उसका साइन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। तो उससे पहले अपन एंट्रोपी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। एंट्रोपी जो है पार्टिकल्स का जो डिसऑर्डर होता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स डिसऑर्डर, उनका डिसऑर्डर जितना ज़्यादा होता है एंट्रोपी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अपन जानते हैं कि गैसियस स्टेट में लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा डिसऑर्डर होता है, डिसअरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसलिए गैसियस स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा होती है। यानी कि जिधर गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे एंट्रोपी भी उधर ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बेसिक है। अब फर्स्ट अपन ये रिएक्शन देखते हैं जिसमें C जो है CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके रिएक्टेंट साइड में एक गैसियस मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही गैसियस मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल हो रहा है लेकिन वो सॉलिड है, कार्बन। दोनों तरफ अपने पास गैसियस मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम है, यानी दोनों तरफ की एंट्रोपी भी सेम होगी। यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है वो है 0। एंट्रोपी चेंज जब 0 होता है तो एलिंगम कर्व का जो स्लोप होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में जो डेल्टा जी होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। इसका रीज़न अपन देख सकते हैं। अपन जानते हैं डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो जब डेल्टा S 0 है तो ये कंप्लीट ही 0 होगा। यानी इस कंडीशन में जो डेल्टा जी है ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा H के। यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए। टेम्परेचर अपन इंक्रीज भी करेंगे तो भी डेल्टा जी डेल्टा H के इक्वल रहेगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शंस में होता है जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसियस मॉलिक्यूल सेम होते हैं। अब दूसरा अपन टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप अपने पास ये है जिसमें गैसियस जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्टेंट में हाफ है और प्रोडक्ट में 1 है। तो ये सॉलिड है। तो हाफ गैसियस से 1 गैसियस में अपन जा रहे हैं, यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ रही है। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ रही है यानी एंट्रोपी भी बढ़ेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर। यानी कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एस का जो साइन है वो होगा पॉजिटिव। तो डेल्टा एस जब पॉजिटिव होता है तो अपने पास जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आता है एलिंगम कर्व के अंदर। उसका रीज़न है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा S जब पॉजिटिव है तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस का आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। अब थर्ड टाइप अपन देखते हैं जिसमें ये है। थर्ड टाइप के अंदर रिएक्टेंट साइड में 1.5 CO गैस है, हाफ O2 गैस है। तो यहाँ पे 1.5 गैसियस मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट के अंदर 1 गैसियस मॉलिक्यूल है। यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने पर कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं इसका मतलब एंट्रोपी भी कम होगी। एंट्रोपी कम होगी तो इन रिएक्शंस के अंदर अपने पास जो डेल्टा एस है वो आएगा नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव आएगा एंट्रोपी कम होने के कारण।
तो डेल्टा एस जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आ जाती है पॉजिटिव, स्लोप आती है पॉजिटिव। ठीक है, उसका रीज़न अपन देख सकते हैं। इसका रीज़न है कि डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जब डेल्टा एस अपने पास नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस यहाँ पे जब अपन माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इस कंडीशन में टेम्परेचर अब प्लस का हो गया, पॉजिटिव हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेल्टा जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा जी भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो स्लोप होगी अपने पास ग्राफ की वो आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो एलिंगम कर्व के जितने भी एप्लीकेशन थे, जितने भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोथ।